अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये रेजिस्टेंस क्या होती है या रेजिस्टिविटी, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है तो सबसे पहले हम स्टार्ट इसका लेते हैं रेजिस्टेंस से, ठीक है। यानी हमने डेरिवेशन जो स्टार्ट करनी है इसकी रेजिस्टिविटी के लिए वो हमने कहाँ से स्टार्ट लिया है, रेजिस्टेंस से। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस जो है वो आपको पता है कि ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर के अंदर जो वो ऑपोजिशन फ्राहम कर रहा है, ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है इन द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब आप उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं किसी वायर के पीस को, ठीक है, और उसके नतीजे में बैटरी से कनेक्ट करने के नतीजे में जो ऑपोजिशन ऑफर हो रही है, जो रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं मज़ाहमत या जो मुखालफत हो रही है उसके अंदर इन द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या इन द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब ये रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के बाद ना सबसे पहली बात तो ये कि रेजिस्टेंस जो है ना इसको हम प्रेजेंट किससे करते हैं, यहाँ आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है ना इसको हम प्रेजेंट किससे करते हैं, आर के साथ, ठीक है। अब अगर आप ये देखें कि अगर तो कोई ऐसी वायर है जिसका एरिया जो है ना वो क्या है, चले ये चीज़ होती है उसका एरिया ऑफ द वायर, ठीक है। अगर कोई वायर मोटी है, ठीक है, ये जैसे एक वायर हमने बनाई है, ठीक है, तो इसका एरिया जो है वो क्या है, वाइडर है। और अगर कोई वायर जो है वो पतली है, ये देखें ये वायर जैसे ये बनी हुई है, तो इसका एरिया जो है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे एरिया उसका स्मॉलर है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो जिसका एरिया जो है ना वो स्मॉलर होगा या एरिया कम होगा, ठीक है, उसमें से उसकी जो रेजिस्टेंस होगी ना वो ज़्यादा ऑफर करेगी। जैसे आपको वैसे भी आपको पता है कि जो अगर जैसे पाइप की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, पानी वाला जो पाइप होता है, ठीक है। अब पानी वाले पाइप के अंदर से भाई पानी गुजर रहा होता है, तो जो मोटा पाइप होता है उसमें से पानी भी आसानी से गुजर जाता है, ऐसे ही है ना। और जो होता है कि जिसका तंग मुँह होता है या इस तरह से जो बारीक पाइप होता है उसमें से पतला पाइप होता है, यानी कि उसमें से जो है वो पानी का गुजरना या पानी के बहाव में भी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, ठीक है ना। यानी पानी इतना इजीली वहाँ से नहीं गुजर सकता जितना वो आसानी से मोटे पाइप में से गुजर सकता है। तो अब कहने का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस, इसी तरह से करंट जो है वो भी कहाँ से फ़्लो करेगा, जो थोड़ा मोटा पाइप है या थोड़ी मोटी वायर है, उसमें वायर के लिहाज से हम बात करें तो उसमें से करंट जो है वो इजीली गुजर जाएगा। और जो पतली वायर है या जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कम है, ये एरिया जैसे कम है, तो उसमें से जो है वो करंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से गुजरेगा, ठीक है। या उसमें हम करंट क्योंकि स्लोली वहाँ से पास आउट होगा, इसका मतलब ऑपोजिशन या जो रेजिस्टेंस फ्राहम हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है वहाँ पे, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि भाई रेजिस्टेंस जो है ना, सिमिलरली एक और फैक्टर भी आ जाता है, चलें इसको हम ना इस तरह से अलग अलग से मेंशन कर देते हैं, ठीक है, कि रेजिस्टेंस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। चलें जी, ये लेंथ का फैक्टर किस तरह से है कि अगर ये वायर लंबी है तो ज़्यादा ऑपोजिशन, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा ऑपोजिशन ऑफर करेंगे, तमाम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा करंट को सामना करना पड़ेगा, मुखालफत का, एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को। और करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में ज़्यादा ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा अगर लंबी वायर होगी। अगर छोटी वायर होगी तो वहाँ पे करंट को कम सामना करना पड़ेगा वहाँ से गुजरने के लिए, ठीक है, कम ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। तो अब ये हमने ना दोनों चीज़ों का हमने ये कह दिया, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास आया आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम ख़त्म करेंगे तो ये आर इज़ इक्वल टू एल एंड ए, और साथ में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर लगा रहे हैं ना, दैट इज़ इक्वल टू रो। वो हमारे पास किसके बराबर है, रो। अब यहाँ पर हमारे पास डिफाइन हो रहा है कि रेजिस्टिविटी क्या चीज़ है। ये जो रो यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस करवाया ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट वायर। ये क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी ऑफ दैट वायर, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसका नाम है, ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, ठीक है, ये बात। और ये डिपेंड किस पर करता है, यानी किसी पर्टिकुलर कोई ख़ास मटेरियल है तो उसके ऊपर, उसकी करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर, उसकी खसूसियात के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। और ये जो है ना, हम इसे ये कहते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है ना, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ विच द वायर इज़ मेड। जिससे वायर बनी हुई है उसकी प्रॉपर्टी पर या उसकी खसूसियत, यानी कि आप उनको कहेंगे
कि ये जो है ना, ये बेसिकली ये प्रॉपर्टी है इसकी उस मटेरियल की जिससे वो वायर बनेगी, यानी हर स्पेसिफिक मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होगी ना वो डिफरेंट होगी, हर स्पेसिफिक मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी, ठीक है। अब हमने ना इसी फार्मूले से ना अब हमने निकाल लेना है जी फार्मूला, इस रो को हमने साइड पे कर देना है, रो इज इक्वल टू ये ए जो था ये इधर था, डिवाइड में दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आर ए ओवर एन, ये हमारे पास क्या आ गया है रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी के बाद भाई एक और टर्म आ रही है दैट इज़ कॉल्ड द कंडक्टिविटी, और कंडक्टेंस भी चले इसको हम अगर आप कहें तो रेजिस्टेंस के ऑपोजिट जो चीज़ है ना वो क्या है हमारे पास कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो है ये बेसिकली क्या है 1 ओवर रेजिस्टेंस, ये ऊपर हमने पढ़ा है ना रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ये हमने पढ़ा है ना फार्मूला, ठीक है। इसी रेजिस्टेंस का जो ऑपोजिट है ना ये क्या है कंडक्टेंस, यानी रेजिस्टेंस अगर ऑपोजिशन ऑफर टू द मोशन ऑफ द, अच्छा अब ये जो हमारे पास कंडक्टिविटी इसका यानी कि यूनिट क्या होता है, रेजिस्टिविटी का यूनिट अभी हमने पढ़ा है ऊपर, रेजिस्टिविटी का यहाँ से ना हम यूनिट बना लेते हैं, इसका यूनिट क्या है ओहम, ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है मीटर का स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या है मीटर, मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो गया, पीछे क्या रहा ओहम मीटर। अब आपने यहाँ पर लिखना है 1 डिवाइडेड बाय एंड ओहम मीटर, ठीक है। इसका जब आप इन्वर्स लेंगे ये बन जाएगा पर ओहम और पर मीटर, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि पर ओहम अभी हमने ऊपर पढ़ा है, पर ओहम किसके बराबर होता है मोहो के, तो ये बन जाएगा मोहो, ठीक है, और पर मीटर, यहाँ तक क्लियर हो गई ये बात, अब कोई इसमें मसला तो नहीं है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं, अब एक और चीज़ आ रही है भाई दैट इज़ कॉल्ड द जो है ना टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको प्रेजेंट हम किससे करते हैं अल्फ़ा के साथ, और अल्फ़ा जो है ना दैट इज़ इक्वल टू हायर जो रेजिस्टेंस होती है एट टेम्परेचर टी माइनस आर नॉट जो कि एट ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर है, ठीक है। उस वक्त हमारे पास टेम्परेचर जो है वो मिनिमम है यानी ज़ीरो है उस टाइम पे, ठीक है, और माइनस ये जो हमने आर टी किया है वो एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर जो भी हम लेना चाहते हैं, ठीक है, जिस पर हम अल्फ़ा लेना चाहते हैं यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और डिवाइड हमने किससे करना है आर नॉट और टी के साथ, ठीक है। यहाँ पर अगर आर टी की हम वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर आर टी की वैल्यू हम अलग से भी डिफाइन कर देते हैं, आर टी इज़ इक्वल टू रो टी, क्योंकि आर आपको पता है ना रो एल ओवर ए के बराबर है, तो रो आर टी इज़ इक्वल टू रो टी एल ओवर ए, एंड आर नॉट किसके बराबर होगा रो नॉट एल ओवर ए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे इन दोनों क्वान्टिटीज़ के अंदर आपने ये वैल्यूज़ पुट करनी है, चले इधर ही कर देते हैं, यहाँ पे की वैल्यू तो ये आपके पास क्या आ गया रो नॉट रो टी एल ओवर ए, ठीक है, माइनस रो नॉट एल ओवर ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आर नॉट, एंड आर नॉट की जगह पर वही वैल्यू दोबारा पुट कर देते हैं रो नॉट एल ओवर ए, ठीक है। अब ये देखें कि ये रो नॉट और ये रो नॉट यानी कि ये क्वांटिटी इसके नीचे भी डिवाइड होगी और ये क्वांटिटी इसके नीचे भी डिवाइड होगी, ठीक है। तो इससे जब हम करेंगे ना तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब उसको हमने यहाँ पर लिखना है कि वो वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, दैट वैल्यू इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट एंड टी, ठीक है। यानी आपने ये क्या करने हैं कि ये बेसिकली हमारे पास था ना एल ओवर ए इसमें से भी कॉमन ले लिया आपने और इसमें से भी आपने एल ओवर ए कॉमन ले लिया, ठीक है। और ये टी तो यहाँ पे आ रहा था ना, यहाँ पर आपने टी भी लिखना है, तो एल ओवर ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट इंटू टी, हो गई यहाँ तक बात करें, बस यहाँ तक हमारा ये टॉपिक है। और इसमें आपने ना ये एक टेबल भी दिया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है, बुक में ये टेबल दिया हुआ है, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये बुक में टेबल दिया है जिसमें उन्होंने रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी हुई है, और उसके अलावा ये डिफरेंट सिल्वर के लिए देखिए 1.52 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -8 है, गोल्ड के लिए डिफरेंट है, एलुमिनियम के लिए डिफरेंट है, आयरन के लिए डिफरेंट है, ये डिफरेंट उन्होंने, सिलिकॉन के लिए देखें 20 से 2300 है, जर्मीनियम के लिए 0.5 है, ये इस तरह से ना ये टेबल कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ आप याद कर लें जो कि इसमें से वैसे सारी इंपॉर्टेंट है लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं जर्मीनियम, सिलिकॉन, ठीक है, कार्बन, एलुमिनियम, आयरन, सिल्वर, कॉपर, ये इनकी स्पेसिफिक जो होती है ना जो वायर्स में यूज़ भी की जाती है।
ये टेबल आपने ना इस तरह से याद करना है, ठीक है। और ये एक छोटा सा ग्राफ दिया हुआ है। ये आपको पता है कि ये ग्राफ में क्या है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, लेकिन स्ट्रेट लाइन यानी बिल्कुल वैसे एज सच इंक्रीज़ नहीं हो रही। यहाँ पे अब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है लेकिन रेजिस्टिविटी जो है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टिविटी जो है वो उसकी बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई है।